कैसे हैं आप? भिड़े हुए होंगे खूब ज़ोर शोर से हैं। आज हम लोग अभी इस वीडियो लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी MBBI क्वेश्चंस हैं बिहार बोर्ड के लिए 2024 के एग्ज़ाम के लिए, इसको अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फास्ट। देखो यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी से भी हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं MBBI। पहला क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेस क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, याद करो इंडोन्यूक्लिएज ऐसे हम लोग एंजाइम्स को कहते हैं जो डीएनए को काटते हैं। अब उसमें क्या है कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज हैं ये डीएनए को खास जगह पर काटते हैं। मान लो ये डीएनए है तो कहीं से नहीं काट देंगे, किसी खास जगह पर ही काटेंगे या स्पेसिफिक साइट पर ही काटेंगे और उस, ठीक है ना। तब हम लोग ऐसे न्यूक्लिएज को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। इन्हीं को मॉलिक्यूलर सीजर्स, आणविक कैंची भी कहा जाता है। आपको याद है ना एग्जांपल, इको R1 पढ़े थे, हिंद 2 पढ़े थे, ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज हैं। एक और बात इसमें जोड़ दें, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज जितने भी हैं अभी तक वो सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया से ही प्राप्त किए गए हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोट्स ऑन पैलिंड्रोम्स क्लोनिंग वेक्टर। पैलिंड्रोम्स पर नोट्स लिखना है। पैलिंड्रोम्स क्या होता है बाबू? तो बोले थे ना कि ये लेटर का क्रम होता है, अक्षर का क्रम होता है, लेटर का सीक्वेंस होता है, जिसमें कि दोनों साइड से पढ़ें तो सेम वर्ड बन जाए। अब यहाँ पे याद है ना मलयालम वर्ड लिए हुए थे। यहाँ देखो ये डीएनए पैलिंड्रोम के बारे में पढ़ा था कि ये क्या है, तो डीएनए के जो दोनों में स्ट्रैंड्स हैं उनमें अगर पढ़ने का डायरेक्शन सेम रखा जाए, मतलब मान लो एक स्ट्रैंड 5 इंड 3 इंड में है और दूसरा क्या हो जाए इधर से 5 इंड 3 इंड में हो, तो यहां पर अगर मान लो कि अगर न्यूक्लियोटाइड का या N2 बेस का सेम सीक्वेंस मिलता है तो उसको हम लोग डीएनए पैलिंड्रोम कहते हैं। एक याद रखना, इको R1 के लिए डीएनए पैलिंड्रोम हम लोग बोलते हैं GAATTC। याद है ये किसका पैलिंड्रोम है बताओ? इको R1 का है, ठीक है ना। चलो क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं? क्लोनिंग वेक्टर, ये क्लोनिंग वेक्टर डीएनए होते हैं। वेक्टर डीएनए होते हैं। वेक्टर डीएनए क्या होते हैं? तो ऐसे डीएनए होते हैं जिनका यूज हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसके लिए करते हैं? तो डिजायर्ड जीन या फॉरेन जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। क्लोनिंग वेक्टर में क्या होता है बताओ? तो इनमें अपना पावर होता है रेप्लिकेशन का। इनमें पावर होता है किसका? रेप्लिकेशन का, गुणन करने का। चल अगला क्वेश्चन, प्लाज्मिड एज वेक्टर कहता है कि प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में। तो प्लाज्मिड क्या है बताओ? सबसे पहले तो प्लाज्मिड का अगर बात किया जाए तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? तो प्लाज्मिड होते हैं बैक्टीरिया में मिलने वाले डीएनए। बैक्टीरिया का अपना डीएनए होता है, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं या बैक्टीरियल क्रोमोसोम। कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और उसी को हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है ना। इसमें भी रेप्लिकेशन का पावर होता है, तो इसको निकाल करके इसका यूज हम लोग क्लोनिंग वेक्टर के रूप में, मतलब कि डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल में पहुंचाने के लिए वेक्टर के रूप में कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको एग्जांपल भी बताया था, याद करो PBR322 और TI प्लाज्मिड। तो ये सब याद रखना है तुम लोगों को। अगला यहां देखो आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिटेल में तुम कवर किए वो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है जिसका यूज हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, जो डीएनए के खंड हैं, उनको उनके साइज के बेसिस पर सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, ठीक है ना। ये जो हम लोग रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज से डीएनए को जो फ्रेगमेंट्स में काटते हैं, खंडों में काटते हैं, फिर उनको अलग करना होता है, तो उसके लिए हम लोग एक टेक्निक का यूज करते हैं, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। क्या करते हैं उसमें बताओ? तो एक प्लेट लेते हैं, उसमें एगारोज जेल भर देते हैं मैट्रिक्स या मीडियम के रूप में। याद करो एगारोज जेल। यहां से भी क्वेश्चन पूछा है कि इसको कहां से प्राप्त करते हैं? सीवीड से प्राप्त करते हैं, समुद्री घास से प्राप्त करते हैं।
हाँ, ये मीडियम का काम करता है। और तब क्या करते हैं, इसमें हम लोग डीएनए डाल करके इसको कहाँ डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब क्या होता है कि ये बेचारा जो डीएनए है निगेटिवली चार्ज है, अब ये भागता है किधर, एनोड के तरफ, पॉजिटिव चार्ज के तरफ। और ऐसे जो सबसे बड़ा होता है, भारी होता है, वो नजदीक, और जो सबसे हल्का होता है वो दूर तक चला जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलो, इसका से माइक्रो इंजेक्शन क्या है? माइक्रो इंजेक्शन एक मेथड है, एक तरीका है। किस बात का तरीका है? तो होस्ट सेल में, होस्ट सेल भी कौन सा मेनली, प्लांट सेल, होस्ट सेल के जीनोम में सीधे जीन ट्रांसफर का, या डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का, या उसको हम लोग वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर कहते हैं। तो डायरेक्ट या वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर को होस्ट सेल के जीनोम में ट्रांसफर करने का एक तरीका है। क्या करते हैं, एक पतला सा पिपेट या निडल लेते हैं और उसी के सहारे इसके सेल वाल मेम्ब्रेन में छेद करके सीधे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, डिजायर्ड जीन को, वांछित जीन को, होस्ट सेल के जीनोम में। टेक्निक को या विधि को हम लोग माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ PBR322, PBR322 का स्ट्रक्चर जरा इसको प्रैक्टिस करके जाना। हाँ, ये PBR322 क्या होता है, एक क्लोनिंग वेक्टर होता है, याद करना, एक क्लोनिंग वेक्टर होता है। इस क्लोनिंग वेक्टर में आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, यहाँ देखो तो इसमें एक साइट होता है, एक जगह होता है जिसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ओरी कहते हैं। नहीं, ओरी उस जगह को कहते हैं जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन, द्विगुणन शुरू होता है। इसी में एक पार्ट होता है, एक खंड को हम लोग रॉप कहे थे, रॉप होता है। नहीं, ये रॉप क्या है, तो रॉप क्लोनिंग वेक्टर का एक पार्ट है जिसमें इन्फॉर्मेशन होता है, किसके लिए, तो इसके रेप्लिकेशन के लिए जो जरूरी प्रोटीन है उनको कोड करने के लिए, ठीक है ना। इसी में क्या होता है बताओ, तो इसी में होते हैं एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, नहीं सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में होते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है इसमें, तो टोटल 8 है, टोटल इसमें 8 क्या होते हैं बताओ, तो टोटल 8 इसमें बाहर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं या क्लोनिंग साइट्स होते हैं। तो PBR322 को थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इधर देख तो बाबू, एग्रोबैक्टीरियम, ये कहीं पढ़ा था हम लोगों ने, बिल्कुल पढ़ा था, जब हम लोग TI प्लाज्मिड पढ़ रहे थे तो वहीं पर इसका नाम आया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, याद है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये एक बैक्टीरिया है जो प्लांट सेल में संक्रमण, प्लांट सेल में इन्फेक्शन कॉज करता है। अब क्या है कि हम लोग इसका प्लाज्मिड निकालते हैं और निकाल करके जो ट्यूमर बनाने वाला, जो प्लांट सेल में जो ट्यूमर बनाने वाला जो जीन रहता है उसको डिलीट करके, उसको हटा करके, इसका यूज हम लोग नेचुरल वेक्टर के रूप में प्लांट सेल में अपने डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करने के लिए कर लेते हैं। तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसके प्लाज्मिड का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, वेक्टर डीएनए के फॉर्म में कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, TI प्लाज्मिड कहाँ से मिलता है हम लोग को, एग्रोबैक्टीरियम से मिलता है। चलो, GMO क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो बाबू ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके जीनोम में एक या एक से ज्यादा फॉरेन जीन, बाहरी जीन, फॉरेन जीन प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, GMO कहते हैं। माने मान लो कि आदमी है और उसमें बाहर का जीन डाल दिया, वो GMO हो जाएगा। कोई प्लांट है, बाहर का जीन डाल दिया, GMO हो जाएगा। ठीक है, यहां आ जाओ, एडवांटेज ऑफ GM क्रॉप्स। GM क्रॉप्स वही क्रॉप जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी से तैयार किए गए हैं, उनको GM क्रॉप कहते हैं। इनमें क्या रहता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन रहता है। GM क्रॉप या ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी कह सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी इनको कह सकते हैं। तो इनका क्या फायदा है, इनका तो फायदा हम लोगों ने लिस्ट लगा के याद किया था, याद करो, कई सारा फायदा। ए बायोटिक जो स्ट्रेस होते हैं, अजैव तनाव, ए बायोटिक स्ट्रेस, अजैव तनाव को ये क्या कर सकते हैं, अच्छे से टॉलरेट करते हैं, अच्छे से सहन करते हैं ना। ये खूब इफिशियंसी से न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और क्या बताए थे हम लोग, पेस्ट रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब पीड़क प्रतिरोधी, इनमें कीट वगैरह नहीं लगते हैं आसानी से। और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो न्यूट्रिशियस होते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने गोल्डन राइस का बात किया था, बताओ, गोल्डन राइस का, जिसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है। तो कई सारा बेनिफिट किसका है बताओ, GM क्रॉप्स का है पूरा। आप तो यहीं से स्टार्ट किए थे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगला बाबू यहां देखो,
पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बीटी कॉटन आ ही गया। बीटी कॉटन के बारे में पूछ रहे थे, हम लोग बोले थे कि बीटी कॉटन क्या होता है, तो बीटी कॉटन जीएम कॉटन होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, तो पेस्ट रेसिस्टेंट होता है, मतलब इसमें जो है पेस्ट इंसेक्ट्स इस पे नहीं लगते हैं, इसको नहीं खाते हैं। नहीं, क्यों नहीं खाते हैं, तो बीटी कॉटन जो कॉटन प्लांट होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, थुरिंजिएंसिस, इसी का जीन ट्रांसफर कर देते, जीन डाल देते हैं। जीन का नाम भी आप लोगों को याद होगा, क्राइजीन। ये क्राइजीन क्या करता है, तो टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है जिसको हम लोग बीटी टॉक्सिन कहते हैं। याद है, हम लोग बोले थे कि बॉल वर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉल वर्म्स कॉटन प्लांट को डैमेज करते हैं। अब क्या कि जब ऐसे बीटी कॉटन को बॉल वर्म खाने आते हैं तो बीटी टॉक्सिन उनके पेट में चला जाता है। अब पेट में उनके अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, एक्टिव होकर के उनको मार देता है, ठीक है। तो ये बीटी कॉटन हो गया ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक काऊ रोजी के बारे में बताना है, याद करना, ये रोजी पहली ट्रांसजेनिक काऊ थी ना, पहली ट्रांसजेनिक काऊ का ही नाम क्या है, रोजी है। रोजी का मेरिट क्या था बताओ, तो इसके मिल्क में अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन उपलब्ध था, प्रेजेंट था। और ये जो प्रोटीन है ये हमारे बच्चों के लिए, ह्यूमन बेबीज के लिए, मनुष्य के बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बात समझा गया, ये रोजी हो गया। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के चिकित्सा के फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है ना, तो इसमें तो अपने ही बेचारा ये दे दिया है, जीन थेरेपी और मोलिकुलर डायग्नोसिस। तुम चाहो तो एक और लिख सकते हो, ह्यूमन इंसुलिन, जो तुम्हारे सिलेबस में है, ह्यूमन इंसुलिन। तो हम लोग बोले थे कि मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज है मेडिसिन बनाने में, कैसा, तो जो सेफ हो और ज़्यादा इफेक्टिव हो, जो कम इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करता हो, वैसा मेडिसिन बनाने में। अब इसमें थोड़ा सा जाना जाए कि भाई जीन थेरेपी क्या है, तो बोले थे कि भाई कई सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, अनुवांशिक रोग हैं, जो जनरल ट्रीटमेंट है, सामान्य जो उपचार की पद्धतियाँ हैं उनसे वो पूरी तरह से ठीक नहीं होते, उनका क्योर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है, इसलिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कहीं ना कहीं जीन में एरर, जीन में त्रुटि के कारण, नॉन फंक्शनल जीन के कारण वो होते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग जीन थेरेपी में, कि वो जो बेहुदा टाइप का जीन है, इट मीन्स जो नॉन फंक्शनल जीन है उसके जगह पर हम लोग फंक्शनल जीन डाल देते हैं। अब ये फंक्शनल जीन जो है धीरे धीरे क्या करने लगता है, इस नॉन फंक्शनल जीन के काम को करने लगता है और आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तुमको एग्जाम्पल में एक पढ़ना भी था, एडीए डिफिशियंसी, याद है ना, एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। चलो, इस वजह से मोलिकुलर डायग्नोसिस, मोलिकुलर डायग्नोसिस क्या है, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का मेथड है, डायग्नोसिस का, जांच का, आणविक जांच इसको हम लोगों ने कहा था हिंदी में। यहाँ देखो मोलिकुलर डायग्नोसिस में क्या होता है और ट्रेडिशनल डायग्नोसिस में क्या होता है, पारंपरिक में। पारंपरिक जांच की जो पद्धतियाँ हैं, जो डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं, उनमें क्या है ना कि ब्लड वगैरह, यूरिन वगैरह हम लोग जाँच करते हैं तो तभी पता चलता है कि इन्फेक्शन है जब बॉडी में पैथोजन खूब बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फिर कई सारे ऐसे रोग हैं जिनमें डेथ होने का संभावना है, तो उसमें क्या है ना कि उसका इलाज बहुत टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए क्या जरूरी है कि बॉडी में हमारी इन्फेक्शन हो और तुरंत जांच के बता दिया जाए कि भाई हाँ क्या है, तो इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पर मोलिकुलर डायग्नोसिस आ जाता है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पीसीआर, याद करना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, किसी में कैंसर की संभावना है वहाँ जाँच सकते हैं, एड्स की संभावना है वहाँ जाँच कर सकते हैं पीसीआर का, किसी में जेनेटिक म्यूटेशन है डीएनए प्रोब का यूज करके उसको चेक कर सकते हैं। और इसी में पढ़ा था एलिजा, जो एड्स के लिए अभी हम लोग जांच पढ़ रहे थे, एलिजा, ठीक है। अब क्या है भाई, तो एलिजा कैसे काम करता है इसको भी रिवाइज कर जाओ। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है ये। एंटीजन एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा हमारे बॉडी में कोई एंटीजन है तो उनके उपस्थिति का जांच करते हैं, या फिर उनके अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी बने हैं तो उसका पता लगा लेते हैं। क्लियर हो गया ये? ह्यूमन इंसुलिन समझ ही रहा है, बायोटेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनता है उसको ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं। अब आ गया बायोपायरेसी।
बायोपायरेसी क्या होता है? नकल मारना, जैव डकैती आपको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, बायोपायरेसी। कई बार क्या होता है कि जो बहुत पैसे वाले कंट्री हैं, देश हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो हमारे जो बायो रिसोर्सेस हैं, जैव संसाधन, और उनसे रिलेटेड जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका यूज़ करके बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बना के बाजार में बेचते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, और उसके बदले हम लोगों को कुछ नहीं देते हैं। यही कहलाता है बायोपायरेसी या जैव डकैती। ठीक है, तो इसका रिवीजन मार जाइएगा, और कहीं डाउट होगा तो अब डाउट में जाने का टाइम नहीं है कि मैं बोलूँगा कि आके पूछिएगा। डाउट होगा तो उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना। जितना कर गए हैं उसी को बार बार जितना बार कर सकते हो 2-3 दिन में कर जाओ। जितना तेजी से पलट सकते हो पन्ना, लिख सकते हो लिख जाओ, ठीक है। हम लोग अब एक मेरे पे क्या ड्यू रह गया तुम लोगों का, ये है लास्ट इकोलॉजी वाला यूनिट, उसको भी मैं तुरंत करा दूंगा। चलो गुड लक, बेस्ट विशेस बाबू।